Hello everyone, today we discuss practice at 4 for LT English. So guys, if you are preparing for UP LT grade English and visiting first time this channel, subscribe it so that you may get all the videos of this channel because it is very beneficial for all state TZT, PGT, LT, GIC, UGC exam. And now discuss practice at 4. So first है यहाँ पे the line and I would that my tongue could utter the thought that arise in me is written by. ये जो line है किसके द्वारा लिखी गई है? आपके options हैं यहाँ पर Wordsworth, John Keats, Tennyson, Arnold. Who is the writer of this line? So ये जो line है ये ब्रीक से ली गई है. A very famous elegy written by Alfred Lord Tennyson in 1835. ओके 1835 में इन्होंने एलर्जी लिखी थी टेनिसन ने अपने फ्रेंड आर्थर हेलम की डेथ पर. ठीक है, लेकिन इसको इन्होंने पब्लिश करवाया था, जो सेकंड वॉल्यूम आया था उसमें 1842 में. सो ये एक एलर्जी है उनकी. ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं काश जो थॉट मेरे अंदर मतलब जो उनके जो दुख है उन्हें अपने फ्रेंड की डेथ पर, तो वो जो फीलिंग्स हैं उनके एक्सटेंसिव फीलिंग हैं दुख की उनके अंदर जो आ रही हैं वो कह पाते. उनकी जो जवान है वो मतलब कह भी नहीं पा रही जितना कि वो फील कर रहे हैं. ठीक है, तो ये ब्रीक से ये लाइन ली गई है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. ओकेनकोवो हैज़ 1 वाइफ, 2 वाइफ, 3 वाइफ्स, 4 वाइफ्स. ओकोनकोवो की कितनी वाइफ्स हैं ये आपको बताना है. ठीक है, सो ओकोनकोवो इज द मेन प्रोटागोनिस्ट इन दी थिंग्स फॉल अपार्ट रिटन बाय चिनुआ एचबे, नाइजीरियन ऑथर. उसका ये मेन प्रोटागोनिस्ट है उस नोवेल का. इसकी 3 वाइफ हैं. सो सी इज द राइट आंसर, 3 वाइफ्स. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. थिंग्स फॉल अपार्ट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर. ठीक है, पब्लिशिंग ईयर पूछिए किस ईयर में ये जो नोवेल है ये पब्लिश हुआ था. इन 1958, 1968, 1938, 1978. इन विच ईयर दिस नोवेल वॉज पब्लिश्ड? सो इन 1958 by Chinua Achebe, a Nigerian author. So A is the right answer. Okay, next question number 4. How many poems Mohan read every day till 7 to Chandran? Okay, about 25, about 32, about 30, about 22. So about 22 poems Mohan read every day. Okay, so A is the right answer. नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5. विच करेक्टर डू आर्ट बिलोंग टू द बैचलर ऑफ आर्ट? चंद्रन, कैलाश, वीरास्वामी, ओकेनकोवो. ठीक है, तो ओकेनकोवो तो हमने भी पढ़ा, ये तो थिंग्स फॉल अपार्ट से है, उसका मेन हीरो है. एंड यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ए, चंदन करेक्टर है जो कि बैचलर ऑफ आर्ट से जुड़ा हुआ है. सो ए इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 6. हु वॉज मूर्ति मदर? ठीक है, मूर्ति की मदर का क्या नाम है आपको बताना है. नरसम्मा, रंगमा, अचक्का, रत्ना. हु इज द मदर ऑफ मूर्ति? सो आपको पता है मूर्ति इज द मेन प्रोटागोनिस्ट इन द कंठपुरा रिटन बाय राजा राम मोहन राय, इंडियन नोवेलिस्ट. ठीक है, इन 1929 इज द पार्ट ऑफ कॉलोनियल लिटरेचर. सो नरसम्मा वॉज मूर्ति मदर. सो ए इज द राइट आंसर. ठीक है, नरसम्मा इसकी मदर का नाम है, मूर्ति की मदर का ध्यान रखना. ठीक है, जो इस नोवेल का हीरो है. और कंठपुरा एक साउथ इंडियन विलेज का नाम है जहाँ पर ये नोवेल की सेटिंग है. और रंगमा, ठीक है, यहाँ पर जो फीमेल्स मैंने बताई थी ये लोग बहुत ही कम उम्र में इन लोगों की शादी हुई है. जैसे रत्ना है, ठीक है, ये भी ऐसी है, इसकी 10 साल की उम्र में शादी हो जाती है एंड 15 में ये विडो हो जाती है. एंड जो नेशनल जो मूवमेंट वहाँ चल रहा है गांव में उसमें ये लोग एक्टिव पार्टिसिपेट करती हैं. एंड अचक्का इज द नेरेटर ऑफ द नोवेल. ओके, अचक्का एक ब्राह्मण औरत है.
सो ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है चक्का का भी, आ सकता है, आप लोग ध्यान रखना इसको कि क्वेश्चन आएगा हु इज द नरेटर ऑफ द नोवेल। सो अचक्का इज द नरेटर ऑफ द नोवेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द पुलिस मैन इन राजा राव कंठपुरा। ठीक है, राजा राव का जो नोवेल है कंठपुरा, बहुत ही फेमस नोवेल है उनका, उसमें पुलिस मैन कौन था ये आपको बताना है। योर ऑप्शंस आर भट्टा, पटेल, रंगेगौड़ा, बड़े खान, रत्ना। हु वॉज द पुलिस मैन। ओके, सो बड़े खान जो कि एक मुस्लिम हैं, ये बड़े खान वॉज द पुलिस मैन इन राजा राव कंठपुरा। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आओ चलें, इस तरीके के आपके लिए सेंटेंस आएंगे वहाँ पर, हिंदी टू इंग्लिश। अगर हिंदी कुछ हिंदी में दे देंगे तो हिंदी से आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करने हैं, एंड इंग्लिश वाला होगा तो हिंदी में पूछ सकते हैं। सो आओ चलें, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। सो वेरी सिंपल, लेट्स गो। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एट द एंड ऑफ द नोवेल द ग्रेप्स ऑफ रेथ, ओके, हु इज़ द लीडर ऑफ द जॉर्ड फैमिली। सो ये कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जॉर्ड फैमिली, एंड ये जो जॉन स्टीन बैक का नोवेल है द ग्रेव ऑफ द रेथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेना। एट द एंड ऑफ द नोवेल इसका मतलब लीडर कौन रहता है इस फैमिली का। आपके ऑप्शन है यहाँ पे पा जॉर्ज, टॉम जॉर्ज, ग्रामपा जॉर्ज, माँ जॉर्ज। सो ग्रामपा मतलब ग्रैंड फादर होते हैं वो, ठीक है। माँ जॉर्ज मतलब मदर जॉर्ज हो गई। टॉम जॉर्ज आपको पता है मेन हीरो है इस नोवेल का। पा जॉर्ज मतलब फादर जॉर्ज। सो बहुत ईजी है इसके करेक्टर्स को याद करना कि डायरेक्ट माँ को माँ ही बोला है, बस नेम चेंज है। सो माँ जॉर्ज इज द लीडर ऑफ द जॉर्ज फैमिली। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। वेयर वॉज द ग्रेट निग्रो फ्रॉम अगेंस्ट whom Santiago arm wrestled in his youth? Okay, Sifenzio, Cardenas, Havana, Ghara. So which uh, was the great negro? आपको बताना है। So Sifenzio. So A is the right answer. Next है क्वेश्चन नंबर 11। हाउ लॉन्ग डिड सेंटियागो आर्म रेसलिंग मैच लास्ट। हाउ लॉन्ग, all night, all day and all night, all day, 3 days. So all day and all night. So B is the right answer. Next है क्वेश्चन नंबर 12। हैस्टर, ठीक है, हैस्टर प्राइम इज द मेन करेक्टर, आपको पता है कहाँ पर है, ठीक है। सो हैस्टर एक्सप्लेन द स्कारलेट लेटर टू पर्ल बाई सेइंग इट इज, ठीक है। तो वो इसको एक्सप्लेन करती है अपनी बेटी को, पर्ल है ना, इसकी बेटी है जो कि इलेजिटिमेट है, अवैध बेटी इसको बोलते हैं, अवैध बेटी है इसकी हेस्टर की। तो वो पूछती है उससे व्हाट इज दिस। सो ये एक्सप्लेन करती है दिस इज अ मार्क लेफ्ट फ्रॉम हर वन मीटिंग विद द ब्लैक मैन। ओके, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। एज टाइम गोज बाय, जैसे जैसे टाइम पास होता है, हेस्टर स्कारलेट लेटर कम्स टू स्टैंड फॉर, ठीक है। सो ये किसका सिंबल बन जाता है, अबेल, अमीन, एंजल, एग्री, आर्टिकुलेट। सो अबेल। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ड्यूरिंग द रेड पिग्गी रन्स टू प्रोटेक्ट द लिटिलंग्स और द कॉन्च, द रैफ, द परसिवल। सो द कॉन्च, ठीक है, कॉन्च को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भागता है। सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कॉन्च का मतलब शंख होता है, ठीक है, कॉन्च मीन्स होता है शंख, ठीक है, जो पूजा पाठ में हम लोग यूज करते हैं, दैट इज। एंड नेक्स्ट है 15। इफ कैप्चर्ड राफ knows her fate will be being tied up and beaten, death and a stick sharpened at both end, death being pushed off the mountain top, death being crushed by a rock. So what will be answer? ठीक है। सो इफ कैप्चर्ड राइफ नो हर फेट विल बी डेथ एंड स्टिक शार्पर एट बोथ एंड। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 16।
Clarissa loves the atmosphere on which famous London street where she find Miss Pym at the फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट आप जानते हैं फूल वाला जो होता है, फूल वाली की दुकान पर, ठीक है, उसको मिस पाइम मिलती हैं। सो कौन सी लंदन स्ट्रीट की यहाँ पर बात हो रही है? योर ऑप्शंस हैं, बॉन्ड स्ट्रीट है यहाँ पर, बॉन्ड स्ट्रीट, पेनी लेन, पिकाजिली एवेन्यू, ब्लम्सबरी वे। So this is Bond Street. So A is the right answer. Next is 17. Whose entrance result in Peter's departure from Clarissa Company when he first visit her after his return from India? So Elizabeth. Next question number है 18. What name does Wimmick call his elderly father? Aged parent, venerable ancestor, old father, venerable ancestor, what name? So aged parent, okay, aged parent बुलाता है विम्बिक his elderly father को, okay, so A is the right answer. नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 19. हु टेल्स, कौन बताता है पिप को दैट कॉम्पिटिशन वॉज मिस हैविशम फियांसे? ठीक है, तो ये पिप को कौन बताता है कि ये जो कॉम्पिटिशन है ये जो है मिस हैविसम, जो कि एक, ठीक है, इसमें आती है ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, उनके जो है फियांसे हैं। हु टेल पिप? विमिक, एस्टेला, हर्बर्ट, मैगविच। एस्टेला आपको पता है पिप इसको बहुत पसंद करता है, मैगविच इसके फादर हैं, तो हर्बर्ट है जो बताता है पिप को कि ये जो है हैविशम के फियांसे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20. व्हाई डज मिस्टर कॉलिंस केम टू लॉन्गबर्न? ये जो मिस्टर कॉलिंस हैं ये लॉन्गबर्न क्यों आते हैं, किस रीज़न की वजह से ये यहाँ पर आते हैं? ऑप्शंस हैं आपके, ही वॉन्ट टू रीडेकोरेट इट, वो इसको दोबारा से डेकोरेट करना चाहते थे, ही वॉन्ट टू बिकम एक्वेंटेड विद हिज रिलेटिव्स, है ना, एक्वेंटेड मतलब अपने परिचित होना चाहते थे अपने मतलब रिलेटिव्स के साथ, ही इज़ पासिंग थ्रू टाउन, बस ऐसे ही घूमना चाहते थे, ही इज़ लुकिंग फॉर अ वाइफ, या फिर एक वाइफ की तलाश में वो आए थे। सो डी इज़ द राइट आंसर, ही इज़ लुकिंग फॉर अ वाइफ, एक वाइफ की उनको तलाश थी। नेक्स्ट है 21. हु इज़ मिस्टर कॉलिन्स पैट्रोनेस? ठीक है, मिस्टर जो कॉलिन है उनकी पैट्रोनेस का, पैट्रॉन का मतलब नाम क्या है ये बताना है। उनकी जो पैट्रॉन है वो है लेडी कैथरीन, ओके, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर 22. वाई डज जोसेफ फेल इन हिज फर्स्ट जॉब ऑफ स्कैरिंग वर्ड एंड विपिंग इन डॉग्स? ठीक है, सो जोसेफ आपको पता है कि वो जो लेडी बूबी हैं और जो थॉमस है उनके यहाँ पे ये काम करता है, इसको वहाँ चिड़िया विड़िया भगाने का काम दिया जाता है, तो ये उन जॉब्स में फेल हो जाता है। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न कि वो अपनी जो जॉब है उसको नहीं कर पाता? इसका रीज़न क्या है? के ऑप्शंस हैं, द एनिमल कीप अटैकिंग हिम, एनिमल उस पर अटैक करते रहते हैं, एनिमल आर अट्रैक्टेड टू ही स्वीट वॉइस, सो ही इज़ लेजी है वो, अफ्रेड ऑफ एनिमल्स, एनिमल से डरता है, व्हाट इज़ द रीज़न? सो एनिमल उसकी आवाज़ से बहुत अट्रैक्ट होते रहते हैं, ठीक है, सो वो जाते ही नहीं है, वो उसे प्यार करते हैं, ठीक है, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर मैच दी कॉलम, ठीक है, यहाँ पे कॉलम 1 दे रखा है, यहाँ पे कॉलम 2 है, आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, ठीक है, सो यहाँ पे कुछ राइटर के नाम दे रखे हैं, जैसे चिनुआ एचबे हैं, स्टीनबेक हैं, थॉमस हार्डी, राजा राव, तो ये इनको यहाँ मैच करना है कि कौन से राइटर किस मतलब कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है, सो चिनुआ एचबे सबसे पहले हमें पता है ये अफ्रीकन है, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी, ओके, स्टीनबेक आपके अमेरिकन राइटर हैं, सो इनके लिए आपको आ जाएगा आपको ए, अमेरिकन हो जाएंगे ये, ठीक है, स्टीनबेक अमेरिकन हो गए, चिनुआ एचबे अफ्रीकन हो गए, थॉमस हार्डी आपको पता है ब्रिटिश हैं, सो इनके लिए आ जाएगा सी, एंड राजा राव सो आप जानते ही हैं इंडियन हैं, सो बी आ जाएगा, ओके, तो ये हो गया आपका आंसर DACB, DACB।
अब देख लो यहाँ पर, DACB कहाँ आ रहा है, DACB इसी लास्ट वाले में आ रहा है, ठीक है। सो DACB आपका हो जाएगा। सो D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 24, रिचर्ड स्टील इज द फाउंडर ऑफ द मैगजीन। ये फाउंडर हैं, किस मैगजीन के फाउंडर हैं ये रिचर्ड स्टील? सो वी नो वेरी वेल द टैटलर, द स्पेक्टेटर, बोथ, नन ऑफ दीज आपको बताना है, तो सबको पता है स्पेक्टेटर के फाउंडर हैं ये। सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 25, चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब वॉज डाइड ऑफ, किस वजह से इनकी डेथ हुई थी? गॉट, एरिसिफल्स, डायरिया, टाइफॉइड, किसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी? सो एरिसिफलस की वजह से इनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि एक स्किन डिसीज़ होती है, ठीक है। एरिसिपल्स एक स्किन डिसीज़ है, इससे इनकी डेथ हो गई थी। चार्ल्स लैम्ब आप जानते हो, नोन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश ऐसे के प्रिंस के रूप में इनको जाना जाता है। ही वॉज वेरी फेमस टू राइट पर्सनल ऐसे, ठीक है। और खासकर इनको ऐसे ऑफ इलिया, लास्ट ऐसे ऑफ इलिया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, इनके लिए जाना जाता है। और इनका आपकी जो सिलेबस में इनका वर्क है ड्रीम चिल्ड्रन, ठीक है, जिसमें कुछ बच्चे हैं ड्रीम चिल्ड्रन, उनके नाम हैं एलिस वगैरह की, ये बात करते हैं वहाँ पे, अपने भाई जॉन की बात करते हैं, अपनी सिस्टर है इनकी, ठीक है। तो वो मैंने आपको एकदम उसका पूरा टेक्स्ट कराया, उसका तो मैंने एक एक लाइन पूरा टेक्स्ट अच्छे से कराया है। नेक्स्ट है यहाँ पर 26, वेंटिडियस इज अ करेक्टर इन विच प्ले ऑफ जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन के कौन से प्ले में ये जो वेंटिडियस नाम का करेक्टर है ये आपको मिलता है? सो ये आपके ऑप्शन है, द वाइल्ड गैलेंट, द राइवल लेडीज, ऑल फॉर लव, द इंडियन एम्परर। सो आपके सिलेबस में कौन सा प्ले है जॉन ड्राइडन का? ऑल फॉर लव, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑल फॉर लव। के मीन 1677 में तो लिखा था इन्होंने, ठीक है। पब्लिश हुआ था 1678 में, ओके। एंड 68 में पोइट लॉरिएट भी बने थे जॉन ड्राइडन। सो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है इनके कॉन्टेस्ट में। नेक्स्ट है 27, ऑल माई सन, द एप्पल ट्री वॉज ब्रोकन बाय। ऑल माई सन्स में ये जो एप्पल ट्री है किसके द्वारा तोड़ दिया जाता है? क्रिश केलर है, एन जीवर है, स्टॉर्म विंड एट नाइट, स्टॉर्म विंड एंड एट नाइट, नाइबर फॉर मोर लाइट। सो स्टॉर्म विंड एट नाइट, सो सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है 28, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द ग्रेप ऑफ द रैथ। तो ये सिंपल क्वेश्चन आ गया बिल्कुल, ग्रेप ऑफ द रैथ किसने लिखा है, बस ऐसे आपको बताना है। स्टीनबैक, हॉथरन और चिनुआ एचबे, जॉर्ज ऑरवेल। सो स्टीनबैक, ठीक है, जॉन स्टीनबैक अमेरिकन राइटर हैं, जो नोबेल प्राइज़ भी मिला है इनको। ज़्यादातर जितने भी आपके एलटी में जो राइटर हैं उनको नोबेल प्राइज़ ज़्यादातर सबको मिल रखा है, ठीक है। तो इनको मिला था 1962 में। अब यहाँ पर है 29, वही इंग्लिश में दे रखा है, आपको इसकी हिंदी बतानी है। नाइदर ही रीड, ना वो पढ़ता है, नॉर डज ही लेट मी रीड, ना मुझे पढ़ने देता है, ठीक है। सो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? ना तो वो पढ़ता है और ना ही वो मुझे पढ़ने देता है। सो ए इज़ द राइट आंसर। ईट्स वॉज, यहाँ पे ईट्स की आपको नेशनलिटी बतानी है। एन अमेरिकन पोइट एंड नॉवलिस्ट हैं, अमेरिकन है ये, मतलब आयरिश हैं, आयरिश नन ऑफ दी। तो आयरिश यहाँ दो जगह दे रखा है, लेकिन यहाँ पे पोइट और नोवेलिस्ट नहीं है ये, ठीक है। तो आपका सी हो जाएगा करेक्ट, आयरिश पोइट हैं और ड्रामाटिस्ट हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 31, आर्म्स एंड द मैन हैड इट्स फर्स्ट प्रोडक्शन एट एवेन्यू थिएटर नॉर्थम्बरलैंड एवेन्यू लंदन ऑन 21 अप्रैल 1894। मतलब ये ईयर दे रखी है, आपको बताना है कौन सी डेट इज करेक्ट। सो ए वाली ही करेक्ट है, ठीक है, 21 अप्रैल 1894। नेक्स्ट है यहाँ पर 32, द प्ले हे वंदना इज ओरिजिनली रिटन इन। ये हे वंदना जो है ग्रीस कर्नाटक का है ना, ओरिजिनली किस में ये लिखा गया है, मतलब भाषा पूछी है आपको।
कनाडा, इंग्लिश, संस्कृत, लैटिन। तो संस्कृत में तो होगा नहीं, है ना, कनाडा में है ये ओरिजिनली, ठीक है, बाद में फिर इंग्लिश में किया गया है इसको। नेक्स्ट है 33, द प्ले ऑल फॉर लव इज रिटिन इन, ये किस में लिखा गया है? ऑल फॉर लव, हीरोइक कपलेट, फ्री वर्स, एपिक फॉर्म, ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स में है, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 34, व्हाट इज द नेम ऑफ नोबेल्स नेफ्यू, नोबेल के नेफ्यू का नाम क्या है? ब्रेन वॉर्म, एडवर्ड, स्टीफेंस, क्लीमेंट। So Stephens is the name of Nobel nephew. So C is the right answer. Stephens. नेक्स्ट है 35, ओ नेल्स वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज। ये जो ओ नेल है, मैंने बताया था ना भी एलटी में जितने भी राइटर है ना, ज़्यादातर सबको नोबल प्राइज मिल रखा है, इसीलिए वो जितने भी राइटर यहाँ रखे गए ना, बड़े डिफाइंड, बड़े सेलेक्टेड राइटर हैं, जो सभी राइटर मतलब पढ़ने की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं, सबको नोबल प्राइज मिल रखा है, किसी को किसी चीज़ में, किसी को किसी चीज़ में। सो ओ नेल वाज अवॉर्डेड नोबल प्राइज। किसके लिए इन्हें नोबल प्राइज मिला है? साइंस, ब्रेवरी, ग्रेट सर्विंग इन गैदरिंग न्यूज़, फॉर लिटरेचर। सो ऑफ कोर्स इन लिटरेचर, ठीक है, फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के ये हैं तो लिटरेचर में ही मिला है इनको। नेक्स्ट है 36, व्हेन डिड पंडित नेहरू बिगिन टू वर्क ऑन हिज फेमस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने बहुत ही फेमस बुक लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो ये कब पब्लिश हुई, कब इन्होंने इसे लिखना स्टार्ट किया, ये सब कुछ इसकी डेट वाइज इसे याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि जैसे पंडित नेहरू वगैरह हैं, क्योंकि ये आपका जो पेपर है ना, सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन ये आयोग कराता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये सब राइटर क्या हैं, फ्रीडम फाइटर है, मतलब देश की आज़ादी से ये जुड़े हुए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी, इनकी रीडिंग ज़रूर कर ले, रीडिंग कर लेना बस, अगर रीडिंग ही करनी है, रीडिंग से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा इनकी बायोग्राफी और उससे बस इनका जो वर्क है, जैसे उन्होंने माई स्टोरी लिखी है, ठीक है, वहाँ से आ जाएगा कुछ कि कब शादी हुई थी, किस एज में, कब जन्म हुआ था, सिंपल। और ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू का अगर आएगा क्वेश्चन तो वो अध्यक्ष कब बने थे उसके, और इनकी बुक कब पब्लिश हुई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया कब आई, कब लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो इन्होंने इसको लिखना शुरू किया था इन 1944 में, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, ट्रू हिस्ट्री वॉज नाइदर फिक्शन नॉर फिलोसफी, दिस लाइन अपीयर इन, ठीक है, जो ट्रू हिस्ट्री होती है वो ना फिक्शन का पार्ट होती है ना फिलोसफी होती है, ये कहाँ अपीयर होती है? सो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, द बैचलर ऑफ आर्ट, द गाइड, मिस्टर सपंथ, नेक्स्ट संडे। सो इन द बैचलर ऑफ आर्ट, so A is the right answer. Next है 38, who is the professor of history in the novel The Bachelor of Art? हिस्ट्री के प्रोफेसर कौन है इस नोवेल में? प्रोफेसर राघवाचार्य, ओके, प्रोफेसर राघवाचार्य ही हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, और जो चंद्रन है जो मेन हीरो है इसका, वो हिस्ट्री का स्टूडेंट है, तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है 39, इन द नोवेल कंठपुरा भट्टा गॉट रंगाज मैरिज डिसाइड विथ, किससे शादी करने के लिए डिसीजन लेता है? नगप्पा, सिनप्पा, मूर्ति, अयप्पा। तो ये सिनप्पा से है ना, सिनप्पा से शादी कराने की डिसाइड करता है। नेक्स्ट है 40, अ हाउस फॉर बड़े खान इन कंठापुरा टू लिव इन वॉज अरेंज बाई। तो बड़े खान आपको पता है पुलिस मैन है ना, तो इनके लिए कंठापुरा में एक घर मतलब अरेंज किया जाता है रहने के लिए। कौन अरेंज करता है? रंगे गौड़ा, नंजोडिया और मूर्ति ननॉफ। तो रंगे गौड़ा भाई ये पहुंचा हुआ आदमी है ना, परिहार है जाति से, और एक लैंड ओनर है, ज़मींदार है, काफ़ी अच्छी खासी ज़मीन है इसके पास, ये अरेंजमेंट करता है बड़े खान के लिए। नेक्स्ट है 41, हु वर द पेरेंट ऑफ फैनी इन जोसेफ एंड्रयूज। ठीक है, तो जो फैनी है उसके पेरेंट्स कौन हैं? जोसेफ एंड्रयूज, अ नोवेल बाय हेनरी फील्डिंग। सो पीटर पॉन्स, पैडलर, बार्ने, गैफर एंड गैमर। सो डी इज द राइट आंसर, गैफर एंड गैमर। नेक्स्ट है पिप अपीयर इन, पिप किस में अपीयर होता है? ठीक है, तो पिप मेन प्रोटागोनिस्ट है इन दी ग्रेट एक्सपेक्टेशन रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। ठीक है,
सो किस में अपीयर होता है, तो यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट मतलब दे रखा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो डिफरेंस कहाँ पर आ गया है, ईयर में। ईयर बताओ इसकी कब पब्लिश हुआ था ये नोवेल। सो इन 1861, ठीक है, 1861 में। नेक्स्ट है हु एक्सप्लेन पिग्गी दैट दे वर ऑन एन आइलैंड एंड दे वर नॉट एंड ग्रोन अप्स अराउंड, जैक, साइमन, रैफ, नन ऑफ दीज। कौन एक्सप्लेन करता है? So Ref explained Piggy that they were on an island and there were not grown-ups around. So C is the right answer. नेक्स्ट है 44, हाउ मैनी सन हैड गांधी जी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में पूछा था आपसे कि जो गांधी जी हैं उनके कितने बेटे थे, तो 4। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है इनकी, थोड़ा सा अपना रीडिंग लगा लेना। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि बस एक बार रीडिंग लगा लोगे ना, जैसे अगर आपके पास कोई बुक है तो कोई भी एक्स के अरोड़ा की हो, रंजीत सर की हो, रंजीत सर की बुक अगर आप पे है एल की, तो उससे रीडिंग कर लेना बस, तो हो जाएंगे ये। नेक्स्ट है 45, व्हेन वाज नेहरू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर कांग्रेस सेशन। ठीक है, तो जो कांग्रेस सेशन हुआ था लाहौर में, उसके ये प्रेसिडेंट इनको बनाया गया था, नेहरू जी को। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो किस ईयर में बनाया गया था, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो डायरेक्टली ये ईयर बता दे रही हूँ मैं, 1929 में। ठीक है, 1929। ठीक है, फेमस अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। नेक्स्ट है यहाँ पर 46, द ओल्ड मैन एंड द सी वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन सेप्टेम्बर 1952। ठीक है, 1952। देखो पब्लिशिंग ईयर भी पूछी जाती है। बहुत से जो फेमस नोवेल है ना, जैसे ये ओल्ड मैन एंड द सी, ये बहुत फेमस है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का। तो ये जो 1952, इसको ध्यान रखना, इनकी ईयर जो है। एक इनको नोबेल प्राइज का याद रखना कि 1954 में मिला है। तो इनका ये जो नोवेल है ये पब्लिश हुआ था, मतलब 1952 में किस में पब्लिश हुआ था, लाइफ, वाइफ, नाइफ, नन ऑफ दीज। सो ये हुआ था लाइफ में। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। मर्लिन इज 18 फीट लॉन्ग, इट इज। सो मर्लिन क्या है, एक 18 फीट लंबी एक क्या है, आप बताओ पहले। यहाँ पे ऑप्शन है रिवर, अ बॉय, अ फिश, नन ऑफ दीज। क्या है ये मर्लिन, जिसकी लंबाई 18 फीट है? ठीक है, सो इट इज अ फिश। इट इज अ फिश। ठीक है, ये मर्लिन एक फिश है जिसको 84 डेज, मतलब एक कठिन संघर्ष के बाद सैंटियागो पकड़ लेता है, और जिसकी लंबाई है 18 फीट। सो इसको आप ध्यान रखना। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज इज वन ऑफ हार्डीज नोवेल। ठीक है, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज हाजी का नोवेल है। कौन सा नोवेल है? ग्रीनविच, हर्टफोर्ड, स्टेटफोर्ड, वेसेक्स। सो आपको पता है कि जो हार्डी हैं उनके जो नोवेल्स की जो फिक्शनल सेटिंग रहती है वो वेसेक्स है। ठीक है, वेसेक्स क्या है, एक फिक्शनल लैंडस्केप है जहाँ पर हाजी के नोवेल्स की सेटिंग रहती है। सो डी इज द राइट आंसर। ओके, वेसेक्स। नेक्स्ट है 49, हाउ डज हेंचार्ड लर्न। हेंचार्ड को कैसे पता चलता है दैट हिज हाउस वॉज सोल्ड टू फारफ्रे, कि उसका जो हाउस है वो फारफ्रे को सेल कर दिया गया है। ये कैसे पता चलता है उसको? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर, एलिजाबेथ जैन टेल्स हिम। ठीक है, ये इसकी बेटी है, उसका नाम है एलिजाबेथ। वो उसको बताती है। ही हियर्स द टाउन गॉसिप, टाउन्स में ये गॉसिप चल रही है, मतलब घुसुर पुसुर जो आपस में लोग करते हैं, वहाँ से उसको पता चलता है। ही रीड्स अबाउट इट इन द कास्टर ब्रिज क्रॉनिकल, वहाँ पर पढ़ता है ये। जॉब टेल हिम, सो जॉब उसको बताता है कि उसका जो हाउस है वो फारफ्रे को बेच दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द एग्रीकल्चर प्रॉब्लम occurring in Casterbridge when Susan and Elizabeth then arrived। सो
क्या एग्रीकल्चर प्रॉब्लम वहाँ पर हो रही थी कास्टर ब्रिज में, जब सुसन एंड उसकी जो बेटी है एलिजाबेथ जैन वहाँ पर पहुँचते हैं। ठीक है, सो ये जो दोनों माँ बेटी जब कास्टर ब्रिज में पहुँचती हैं तो क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पर चल रही थी। ठीक है, सो ये जो कास्टर ब्रिज है यहाँ पर ये जो है आपका हैंचर्ड ये मेयर बन चुका है, लेकिन अब उसकी लाइफ में फिर से प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। ठीक है, सो ऑप्शंस हैं आपके, द मेयर इज सेलिंग बैड ब्रेड, द हार्वेस्ट इज ruined बाय द constant रेन, द मेयर इज सेलिंग ग्रोन और ओवर राइप व्हीट। सो सी इज द राइट आंसर। जो मेयर था वो क्या कर रहा था कि सेल कर रहा था ग्रोन और ओवर राइप व्हीट को। ठीक है, नेक्स्ट है 51। What do Susan and Elizabeth Jane believe that happened to Newson the sailor in that time? ये जो सुसन है एंड उसकी जो बेटी है एलिजाबेथ जैन, ये लोग क्या मानते हैं, मतलब इनको क्या लगता है न्यूसन के बारे में, ये लोग सोचते हैं कि न्यूसन के साथ क्या हुआ होगा। तो आप जानते हैं न्यूसन इज़ द मैन जिसको हैंचर ने ये जो है ये जो है सुसन अपनी जो वाइफ है इसको बेच दिया था, और उसके साथ ही एक उसकी छोटी सी बच्ची थी एलिजाबेथ, बचपन में उसको बेच दिया था, है ना, 5 गिन्नीज में, और नशे की हालत में वो उसको बेच देता है, जिसको हम इस नोवेल का बहुत ही फेमस ऑक्शन सीन बोलते हैं, जिसमें सुसन की बोली लगाई जाती है 5 गिन्नी में। ठीक है, लेकिन बाद में होता क्या है, कुछ टाइम के बाद जो ये न्यूसन है इसके साथ सुसन चली जाती है, और इसकी जो रियल जो हैंचर्ड वाली जो बेटी थी, हैंचर्ड की जो बेटी थी एलिजाबेथ, वो मर जाती है। एंड बाद में एक और बेटी इसको होती है न्यूसन से, वो उसका नाम भी ये लोग क्या रख लेते हैं, मतलब सुसन उसका एलिजाबेथ नेम रख लेती है। तो जो बड़ी एलिजाबेथ जैन है इस नोवेल के अंदर, अब वो हैंचर्ड की रियल बेटी नहीं है, वो न्यूसन की ही बेटी है। तो न्यूटन एक दिन अचानक लापता हो जाता है स्टॉर्म वगैरह में, है ना, तो ये दोनों माँ बेटी अकेली रह जाती हैं। तो इनको क्या लगता है कि तूफान में शायद जो न्यूटन है वो मर गया होगा, मतलब तूफान में वो डूब गया होगा, क्योंकि सेलर था, नाव चलाता था। ठीक है, सो ही लेफ्ट देम बिकॉज सुसन he stayed in Canada, he left them because Susan was unhappy with the marriage, he was lost तो ये लोग सोचते हैं he was lost at sea, इनको लगता है कि जो समुद्र है ना, समुद्र में तूफान आया होगा और ये मर गया होगा। न्यूसन के बारे में ये लोग ऐसा सोचती हैं, और फिर ये कास्टर ब्रिज में आ जाती है अपनी बेटी को लेके। ठीक है, 52 है, इन दी नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइज। ठीक है, हु वॉज कैरोलिन। प्राइड एंड प्रेजुडाइज इज अ नोवेल बाई जैन ऑस्टिन रिटन इन 1813। ठीक है, और ये उनका, वो कहती हैं कि ये उनका फेवरेट नोवेल है, इसको उन्होंने अपना फेवरेट चाइल्ड कहा है इस नोवेल को, जैन ऑस्टिन ने। सो आपको ये बताना है कि इसमें कैरोलिन कौन है। अ सिस्टर ऑफ डार्सी, अ सिस्टर ऑफ मिस्टर कॉलिंस, अ सिस्टर ऑफ बिंगली, फ्रेंड ऑफ जैन। सो ये सिस्टर है मिस्टर बिंगली की। ओके, अ सिस्टर ऑफ मिस्टर बिंगली, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 53, इन द नोबल प्राइड एंड प्रेजुडाइज। ठीक है, सेम नोबल है प्राइड एंड प्रेजुडाइज, 1813, याद रखना। जैन ऑस्टिन इज द राइटर। हु वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द 5 daughters ऑफ मिस्टर बैनेट। ओके, मिस्टर बैनेट की 5 अनमैरिड डॉटर हैं, जिनमें मतलब, ठीक है, जिनकी शादी नहीं हुई है, 5 बेटियों की कहानी है ये प्राइड एंड प्रेजुडाइज। तो सबसे सुंदर कौन है आपको बताना है। सो यहाँ पर सबसे सुंदर है जैन। ठीक है, जो सबसे बड़ी बेटी है बैनेट की, सबसे बड़ी बेटी का नाम है जैन। ठीक है, सेकंड वाली है एलिजाबेथ, जिसको हीरोइन, इस नोबल की मेन हीरोइन माना गया है। और जो सबसे लाडली, सबसे छोटी है, उसको लिडिया, उसका नाम है लिडिया। तो मैंने उसको याद रखने के लिए लाडली आप रखोगे, मतलब बोलोगे, लाडली बोलते हैं ना, छोटा बच्चा होता है उसको बहुत लाडला होता है, और बेटी होगी तो लाडली होगी, तो ऐसे आप याद रख लो कि जो लिडिया है वो लाडली है, और ये इलॉप कर जाती है विक्रम के साथ इस नोवेल के अंदर। तो आपका आंसर क्या था कि जैन सबसे सुंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है 54, हु इज स्वीट मीट सेलर इन द नोवेल टू वर्जिन्स। ठीक है, टू वर्जिन्स नोवेल है, आपको पता है कमला मार्कंडेय का नोवेल है। कमला मार्कंडेय इज अ फिक्शियस नेम, मतलब वो पेन नेम से लिखती थी, जिसमें वो अपना कमला मार्कंडेय यूज करती थी पेन नेम, जबकि उनका जो रियल नाम था वो कमला परनैया टेलर था। ठीक है, सो रियल नेम क्या था, कमला परनैया। और
उनका ये बहुत ही फेमस नोवेल है टू वर्जिन, जिसमें दो लड़कियां हैं, दो बहनें हैं, सरोजा और ललिता। ठीक है, सरोजा और एक है ललिता। तो सरोजा सीधी सादी है, ललिता को हीरोइन बनना होता है इस नाटक में। तो यहाँ पे आपको जो मिठाई बेचने वाला है वो कौन है? देवराज है, मिस्टर गुप्ता है। मिस्टर गुप्ता वो डायरेक्टर है जो ललिता को मोलेस्ट करता है, मतलब हीरोइन बनने के जो पिक्चरों में होता है कि सपना दिखाता है कि तुम में बहुत टैलेंट है, तुम बहुत ही ब्राइट, मतलब बहुत ही फेमस हीरोइन बनोगी, ये करोगी, छा जाओगी, ये वो है। तो ये इसकी बातों में आगे इसके साथ चली जाती है और ये इसको शोषण करता है। सरोजा सीधी सादी सी है। ठीक है, देवराज इसका असिस्टेंट होता है मिस्टर गुप्ता का। और ये जो चिंगलपुट है ये जो है मिठाई बेचने वाला इस नोवेल के अंदर। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 55। द नोवेल द ग्रेप्स ऑफ रेथ बिगिंस जस्ट डैश इज पैरोल्ड फ्रॉम मिक अलास्टर प्रिजन। ठीक है, जो ग्रेप ऑफ द रेथ है इसकी शुरुआत क्या क्या है नोवेल की, ये बताना है बेसिकली आपको। सो टॉम जॉर्ड, म्यूली ग्रेव, जिम कैसी, जॉन जॉर्ड। ठीक है, सो आपको सारा बैकग्राउंड मैंने बता रखा है क्योंकि हम पिछले 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो ग्रेप ऑफ रेस्ट से हमने कवर किए हैं, जो कि जॉन स्टीनबेक का फेमस नोवेल है। अमेरिकन राइटर हैं, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 1962 में। नोबेल प्राइज़ विनर तो एलटी में जितने भी राइटर हैं वो सब हैं, ऐसा कोई राइटर ही नहीं है जिसको नोबेल प्राइज़ ना मिला हो, किसी को कुछ ना कुछ ज़रूर मिला है, तभी तो वो एलटी ग्रेड की लिस्ट में है। तो ये जॉन स्टीनबेक हैं, इनका है नोवेल ये ग्रेप ऑफ द रेथ, जिसमें कुछ 2 फैमिली हैं, जैसे जॉर्ड फैमिली, एक विल्सन फैमिली है, जिसमें मेन प्रोटागोनिस्ट है जॉर्ड फैमिली में टॉम जॉर्ड। ठीक है, तो ये जो टॉम जॉर्ड है ये पैरोल होती है आपकी एक जमानत पर ये जेल से छूट कर आता है। ठीक है, इसने एक मर्डर कर दिया है, उसकी वजह से ये जेल में है। तो जेल का नाम है मैक एलेस्टर प्रिजन, यहाँ से ये पैरोल पर आता है। पैरोल आप जानते हैं, वेल जो वकील कराता है। ठीक है, सो ये इसकी ओपनिंग है इस नोवेल की। सो टॉम जॉर्ड। ठीक है, और जॉन जॉर्ड है इसमें एक करेक्टर है, और जिम कैसी इसका फ्रेंड है। जो इस पर भी क्वेश्चन आता है कि ये पहले क्या था, तो ये पहले एक टीचर था, इसको एज अ मॉरल वॉइस ऑफ द नोवेल प्रेजेंट किया गया है इस नोवेल के अंदर। लेकिन बाद में ये इस प्रोफेशन को गिव अप कर देता है, जो मतलब उपदेश देने वाला जो इसका प्रोफेशन है उसे छोड़ देता है। नेक्स्ट है 56। हु इज़ फार्मर एज्ड हस्बैंड ऑफ हेस्टर प्राइन इन द नोवेल द स्कारलेट लेटर। ठीक है, ये जो हेस्टर प्राइन है नोवेल में, इसका हस्बैंड का नाम क्या है? आर्थर डिम्सडेल हॉथॉर्न बेलिंगहम रॉगर चिलिंगवर्थ। सो रॉगर चिलिंगवर्थ इज द हस्बैंड ऑफ एस्टर प्राइन। सो यहाँ पे क्या लिख रहा है? एज्ड हस्बैंड लिखा हुआ है ना, मतलब ये काफ़ी बड़ा है हेस्टर से एज में। ठीक है, और डिम्सडेल वो बंदा है जिससे इसका अफेयर रहता है। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 57। हीरोइन ऑफ द नोवेल मिसेस डॉलवे इज। तो ये मिसेस डॉलवे एक बहुत ही फेमस नोवेल है, आपका वर्जीनिया वुल्फ का नोवेल है, आपके सिलेबस में है, उन्होंने इसको लिखा है। इसकी जो मेन करेक्टर है वो है क्लैरिसा डॉलवे। ठीक है, क्लैरिसा डॉलवे के ही की स्टोरी इस नोवेल के अंदर दिखाई जाती है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। इन द नोवेल एनिमल फार्म मैनर फार्म वॉज रन बाय। ठीक है, ये नोवेल है एनिमल फार्म, आपको पता है, वेरी फेमस नोवेल बाय जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, और इसका जो नाम है एनिमल फार्म का नाम पहले मैनर फार्म हुआ करता था। बाद में क्या होता है कि इसके अंदर जो रहने वाले जानवर हैं वो एक रेवोल्यूशन कर देते हैं इंसान के खिलाफ जो इसका मालिक है, और उस मैनर फार्म का नाम बदल के वो लोग रख देते हैं एनिमल फार्म। यानी कि एनिमल फार्म का मतलब क्या हो गया? जानवरों का घर। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि वॉज रन बाय, कौन चलाता है इसको? सो नेपोलियन, स्नोबेल, स्क्यूलर, मिस्टर जॉन्स। तो ये मिस्टर जॉन्स हैं। ठीक है, मिस्टर जॉन्स इज़ द ओनर ऑफ मैनर फार्म। लेकिन मैनर इसका नाम एनिमल कैसे पड़ा? जब एनिमल इस मिस्टर जॉन्स को खदेड़ के बाहर निकाल देते हैं, वो कह देते हैं कि अब तुम्हारा हमारे ऊपर रूल नहीं चलेगा और हम अपना रूल खुद बनाएंगे। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट वाले नोवेल में बताया था कि ओल्ड मेजर एक बूढ़ा सुअर है जो इनको
आज़ादी का सपना दिखा देता है और ये सारे एनिमल एक होकर इकट्ठा होकर मिस्टर जॉन्स को भगा देते हैं और अपना जो मैनर फॉर्म है इसको बना देते हैं एनिमल फॉर्म। वहाँ पर फिर बाद में इलेक्शन होता है, मतलब दो बड़े बड़े सुअर और हैं जो पढ़े लिखे हैं, स्नो बॉल है और एक है नेपोलियन, तो इन दोनों में होता है इलेक्शन, ठीक है, नेपोलियन वर्सेस स्नोबॉल। सो ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 59, हु इज एक्वेफी इन द नोबल थिंग्स फॉल अपार्ट। तो ये करेक्टर है एक्वेफी थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर, तो कौन है ये आपको बताना है। सो वाइफ ऑफ अकॉनकोवो, ये वाइफ है अकॉनकोवो की, जो कि मेन प्रोटागोनिस्ट है इस नोवेल का, थिंग्स फॉल अपार्ट, रिटन बाय चिनुआ एचबे, अ नाइजीरियन ऑथर। ओके, अफ्रीकन है ये, और ये नाम भी अफ्रीकन है इसलिए पढ़ने में थोड़े से अजीब है। ओकैनकोवो, उनोका, उनोका इज द नेम ऑफ अकॉनकोवो फादर, ठीक है। और ये इक्विफी, इसको वाइफी कह के ऐसे याद रख लेना क्योंकि वाइफ है अकॉनकोवो की, ठीक है। और डॉटर जो है ओकोनकोवो की, उसका नाम एजीमा है, वो भी आप लोग ध्यान रखना। सो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वाइफ ऑफ ओकोनकोवो। कौन है? एक वेफी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, इन द वेस्टलैंड हु इज नोन टू बी द वाइजेस्ट वुमेन इन यूरोप विद अ विग्ड पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, सो वेस्टलैंड में एक औरत है जिसको बहुत वाइजेस्ट माना जाता है, जो पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, यो लोगों का मतलब वो फॉर्चून टेलर है, वो लोगों का भविष्य बताती है। आपने देखा होगा ना, वो कार्ड्स लेके जो टीवी में एस्ट्रोलॉजर वगैरह जो होते हैं वो कार्ड्स पैक खेलते हैं और बताते हैं कि आपके नाम पर ये कार्ड आया है, यानी आपके साथ ये होने वाला है, आज आपके साथ आज ये होगा, आपका कार्ड ये बता रहा है। तो इस तरीके से ये लोगों का भविष्य बताती है। तो वो है मैडम सोसोस्टी, ठीक है, मैडम सोसोस्टी ये वुमेन है जो पैक ऑफ कार्ड खेलती है वहाँ पर। 61 है, द एपीग्राफ ऑफ द वेस्टलैंड इज बोरोड फ्रॉम। ये जो वेस्टलैंड है टी.एस. इलियट की बहुत ही फेमस पोइम है, ठीक है, 5 पार्ट में है, आपको पता है। इसका एपीग्राफ कहाँ से लिया है इन्होंने, ये आपको बताना है। सो योर ऑप्शंस आर वर्जिल, है ना, फेचोनियस, सिनिका, होमर, कहाँ से है। सो एपीग्राफ आपको पता है, जो आपका कोई भी वर्क होता है उसके स्टार्टिंग में कुछ लाइंस, कुछ ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज राइटर के द्वारा लिखा जाता है, उसको हम एपीग्राफ बोलते हैं। तो इन्होंने इसका जो एपीग्राफ है ना वो होमर से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62, इन एक्ट 2 पैरा 1 व्हाट डज स्टैनली टेल मिकैन ही वुड बी डूइंग सून फ्रॉम एक्ट 2 पार्ट 1। ठीक है, तो ये जो लाइन है, मतलब क्वेश्चन आपका बर्थडे पार्टी से लिया गया है, जो कि एक एब्सर्ड ड्रामा का एग्जाम्पल है, रिटन बाय हैरोल्ड पिंटर। ओके, हैरोल्ड पिंटर इज द राइटर। तो क्या कहता है वो, ही वुड बी डूइंग सून, क्या करेगा वो, लीविंग टाउन, ठीक है, टाउन को लीव कर देगा। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 63, व्हाट डज स्टैनली से इन रिगार्ड टू द प्यूपिल टॉकिंग आउटसाइड दैट मेक हिम इरिटेबल। तो स्टैनली क्या कहता है उन लोगों के बारे में जो बाहर उसको इरिटेट करने के बारे में, मतलब उसको इरिटेट करने के लिए बातें कर रहे हैं। why they won't leave, why they won't come inside, why they are there, what they are talking about। सो वाई दे वॉन्ट कम इनसाइड, वो अंदर क्यों नहीं आ जाते, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 64, वाई द वाटर्स ऑफ डैश आई सेट डाउन एंड वेप्ट। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, ठीक है। सो द थेम्स, लेमन, द नील, द सीन। ठीक है, सो यहाँ पे आपके दो दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, लेकिन आंसर एक ही करना है। तो यहाँ पे आएगा द बाई द वाटर्स ऑफ लेमन, इसमें तो आपका लेमन आ जाएगा। फिर है यहाँ पे आई सैट डाउन एंड वेप्ट, फिर मैं बैठा और मैं रोया, तो कहाँ पर रोया, वो थेम्स, ये जो नदी है, ये टी.एस. इलियट की जो वेस्टलैंड है वहाँ से ली गई है लाइन, ठीक है। तो वो थेम्स, जो टेम्स नदी है लंदन में, बेसिकली वहाँ पर बैठ कर वो रो रहे हैं। नेक्स्ट है 65, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज मैंसन इन द वेस्टलैंड। कौन सी सिटी मैंसन की गई है वेस्टलैंड में, वियना, मर्सेली, नोवगोड, तिम्बक्टू। सो ये वियना है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 66, नारायण्स करेक्टर आर फ्रॉम। नारायण के जो करेक्टर हैं वो कहाँ से हैं,
साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, नन ऑफ दी। सो साउथ इंडिया, क्योंकि इनकी जो सेटिंग, इनकी नॉवेल्स की जो फिक्शनल सेटिंग होती है वो मालगुड़ी, अ साउथ इंडियन विलेज इन इंडिया। ठीक है, तो जब इनकी सेटिंग साउथ इंडिया है तो करेक्टर भी वहीं से होंगे, साउथ इंडिया से, है ना। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 67। इन द बैचलर ऑफ आर्ट सीनू इज, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट में सीनू कौन है? तो ये जो सीनू है, सीनू कौन है? चंदर का यंगर ब्रदर है, ठीक है, छोटा भाई है। सो सी इज द राइट आंसर, चंदर्स ब्रदर। नेक्स्ट है 68। द बैचलर ऑफ आर्ट वॉज पब्लिश्ड इन, ये पब्लिश कब हुआ था बैचलर ऑफ आर्ट? सो इन 1937। ठीक है, मैंने बताया था कि ये एक आपकी आर के नारायण की ट्रायलॉजी थी उनकी नोवेल्स की। तो उसमें 3 नोवेल्स आए थे। फर्स्ट था स्वामी एंड फ्रेंड, स्वामी, स्वामी एंड फ्रेंड्स, इंग्लिश में लिखती हूँ, है ना, स्वामी, स्वामी एंड फ्रेंड्स केम इन 1935। बैचलर ऑफ आर्ट केम इन 1937। फिर थर्ड जो है इस ट्रायलॉजी का नोवेल वो है द इंग्लिश टीचर 1945। ठीक है, सो ये पब्लिश हुआ है आपका 1937 में। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका 69। आर्म्स एंड द मैन हैड इट्स फर्स्ट प्रोडक्शन एट एवेन्यू थिएटर, नॉर्थम्बरलैंड एवेन्यू, लंदन ऑन। ठीक है, सो इसका जो फर्स्ट प्रोडक्शन कहाँ पर ये हुआ था? एवेन्यू थिएटर, नॉर्थम्बरलैंड एवेन्यू, लंदन ऑन 21 अप्रैल 1894, 1894, 21 अप्रैल 1894। ईट्स वाज, ईट्स था, कहाँ का था ये? अमेरिकन पोइट नोवेलिस्ट, अमेरिकन नहीं है ये, ठीक है। एन आयरिश पोइट एंड नोवेलिस्ट, ये भी गलत है। एन आयरिश पोइट एंड ड्रामाटिस्ट, ये वाला सही है, ठीक है। नोवेलिस्ट नहीं थे ये, पोइट और ड्रामाटिस्ट हैं। सो सी सही हो जाएगा। ईट्स कौन थे? आयरिश पोइट। नेक्स्ट है 71। बाई विच नेम वॉज द एक्सचेंज ऑफ वेनिस नोन? स्टॉक एक्सचेंज, रियाल्टो, ए एंड बी, बोथ, नन ऑफ दी। सो रियाल्टो, द एक्सचेंज ऑफ वेनिस नोन, ठीक है, रियाल्टो इसका एक्सचेंज नेम है। नेक्स्ट है 72। विच ऑफ द कास्केट हैज इंस्क्रिप्शन हु चूज मी शैल गेन वॉट मैनी मैन डिजायर? ठीक है, कौन सी कास्केट पर ये लिखा हुआ था कि जो मुझे चूज करेगा वो वह है जिसको बहुत से लोग जिसकी डिज़ायर करते हैं, मतलब इच्छा रखते हैं। तो कौन सी कास्केट पर लिखा हुआ था ये आपको बताना, गोल्ड पर, सिल्वर पर, लेड पर, या नन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें कास्केट सीन है, मतलब पोर्सिया की जो शादी है, स्वयंवर, उसके जो उसका स्वयंवर है वो इस शर्त पर होगा कि उसके फादर ने 3 कास्केट डिज़ाइन की थी, ठीक है, जिसमें से एक में पोर्सिया का फोटो है। तो जो पोर्सिया की जिसमें फोटो है उसको जो चुनेगा वो विनर होगा। बाकी जो गोल्ड को चुनेगा, सिल्वर को चुनेगा, वो लोग आउट मतलब कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो सब पर अलग अलग इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। एक इंस्क्रिप्शन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हु चूज मी शैल गेन वॉट मैनी मैन डिजायर। तो ये कौन सी वाली पे लिखा था? सो ये गोल्ड कास्केट पर लिखा था, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर। और प्रिंस ऑफ मोरक्को ये जो है चूज करता है गोल्ड कास्केट को, जो ब्लैक कॉम्प्लेक्शन का है। नेक्स्ट है 73। ड्यूरिंग द पोएम और टू द वेस्ट विंड शैली बिगिंस यूजिंग वॉट लिटरेरी डिवाइस फॉर 5 स्ट्रेट स्टेंजा? ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि और टू द वेस्ट विंड, आपको पता है बहुत ही फेमस पोएम है पीबी शैली की, उसमें उन्होंने कौन सी लिटरेरी डिवाइस को यूज़ किया है, ये आपको बताना है ना। तो एसेंट, टोन, मेटाफर, एलिटरेशन, कैनिंग। सो यहाँ पे उन्होंने मेटाफर का यूज़ किया है अपनी जो 5 स्टेंजा हैं उसके अंदर। सो मेटाफर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 74। पिंटर्स वर्क हैज़ एडेड टू एक्सप्रेशन टू द कंटेम्प्रेरी लेक्सिकॉन पिंटर्स क्यू एंड पिंटर पोज। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 75। एज सिड साइड लाइन पिंटर हैज़ बीन लॉन्ग टाइम चेयरमैन ऑफ। ठीक है, तो ये जो पेंटर हैं ये चेयरमैन रहे हैं बहुत ही लंबे समय तक किस चीज़ के? ये ऑप्शंस हैं आपके, ठीक है।
तो ये चेयरमैन रहे क्रिकेट क्लब के, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 76, व्हेन वाज फ्रांसिस बेकन लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो फ्रांसिस बेकन है, ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे जाने जाते हैं, सबको पता है सब कुछ। तो फ्रांसिस बेकन जो हैं चांसलर कब बने थे इंग्लैंड के, ये बताना है आपको। 1618, 1621, ये यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड दे रखा है। ठीक है, आपको बताना है कि कब बने थे ये। तो करेक्ट वाला जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 1618 टू 1621, 1618, 1618 से लेके 1621 तक ये क्या रहे हैं, चांसलर रहे हैं इंग्लैंड के। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, हाउ मच फाइन फ्रांसिस बेकन हैड टू पे व्हेन ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन। ठीक है, करप्शन के चार्जेस लगे थे फ्रांसिस बेकन पर। वैसे तो बहुत ही फेमस है, बहुत है ना, लेकिन बाद में इनका जो टाइम था थोड़ा ख़राब हो गया था, इनके ऊपर बहुत सारे करप्शन वगैरह के चार्जेस वगैरह लग गए थे। तो कितने पाउंड उनको पे करने पड़े थे, ठीक है, घूसखोरी के आरोप इनके ऊपर लगाए गए थे। सो 40,000 पाउंड, ठीक है, 40,000। सो बी इज़ द राइट आंसर। ये फ्रांसिस बेकन का बहुत ही मतलब अच्छा मैंने पूरा लेक्चर करवाया है अपने LT ग्रेड की जो प्ले लिस्ट है, उसमें आप जाना फ्रांसिस बेकन के ऊपर क्या क्या चार्जेस लगे थे। ठीक है, उनकी स्कूलिंग एलिजाबेथ से उनके क्या रिलेशन थे, उनकी किस एज में शादी हुई थी, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, और उनको एम्पायरिसिज्म क्या है। ठीक है, इसके फादर इनको माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्या इनका मतलब, सब कुछ इनके बारे में मैंने बताया है। सो प्लीज़ उस वाली वीडियो को आप जरूर देख लेना, फ्रांसिस बेकन की जो वीडियो है। एक क्वेश्चन आपको आएगा ज़रूर इसमें से। द चीफ गेस्ट विल डैश द प्राइजेस। ठीक है, तो जो चीफ गेस्ट हैं वो क्या करेंगे, प्राइज वितरण करेंगे। ठीक है, जब आपको देखा होगा कोई फंक्शन वगैरह होता है, फेयरवेल पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, उसमें कोई चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है, फिर वो लोग क्या करते हैं, बच्चों को कुछ प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ होता है, गिव अवे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, गिव अवे मतलब होता है बांटना। 79 है, अ पर्सन हु बिलीव दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट इज नोन एज। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि जो वर्ल्ड है उसको बेटर किया जा सकता है अपने प्रयासों के द्वारा, दैट इज कॉल्ड मेलियोरिस्ट। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 80, whom does Macbeth शी सिटिंग इन हिज चेयर ड्यूरिंग द बैंकेट। ठीक है, सो बैंकेट के दौरान जो मैकबेथ है वो किसको देखता है, हिमसेल्फ, बैंकोज घोस्ट, डंकन घोस्ट, लेडी मैकबेथ, किसको देखता है वो। सो वो देखता है कि बैंकों का जो भूत है वो बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर, ठीक है, और उससे ब्लड निकल रहा है। सो वो एकदम घबरा जाता है, मैकबेथ की तो हालत ख़राब हो जाती है बैंकेट में। तो ये फेमस सीन आता है, मैकबेथ प्ले है विलियम शेक्सपियर का, बैंकेट सीन, जहाँ पर बैंकों को वो देखता है। ठीक है, नेक्स्ट है 81, व्हाट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स डंकन। ठीक है, मैकबेथ एक सपना देखता है डंकन के मर्डर से पहले। क्या सपना देखता है वो देखता है एक बहुत बड़ा है ना डैगर, डैगर देखता है, जिसमें क्या होता है कि डंकन का जो चैम्बर है वहां से एक डैगर उड़ता हुआ आ रहा है उसकी तरफ। तो उसको बोलते हैं डैगर सीन, वो फेमस डैगर सीन है उस मैकबेथ का, है ना। सो ही सीज अ फ्लोटिंग डैगर अपॉइंटिंग हिम टू डंकन चैम्बर। सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, वो फ्लोटिंग डैगर देखता है, एक लहराता हुआ खंजर उसकी तरफ आ रहा होता है, तो ये देखता है वो। नेक्स्ट है 82, whom does Keats address as attic shape। कीट्स ने एटिक शेप किसको कहा है, ठीक है, और ऑन ग्रेशियन अर्न, अर्न को बोलते हैं वो एटिक शेप। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 83, व्हाट डज द वेस्ट विंड डू टू द येलो एंड रेड ऑटम लीव्स। ठीक है, जो वेस्ट विंड है वो क्या करती है, जो येलो, लाल, हरी, पीली लाल जो पत्तियां हैं उनके साथ वो क्या करती है। सो मेक्स देम फ्लाई, उनको वो क्या करती है, उड़ाती है। भाई ऑटम होता है तो ऑटम में क्या होता है कि जो पुरानी जो पत्तियां होती हैं, जो सूखी पत्तियां होती हैं, पीली पड़ के क्या होती हैं, वो अपने आप से गिर जाती हैं और पेड़ों के नीचे वो जमा हो जाती हैं। तो जब हवा चलती है, वेस्ट विंड चलती है, तो उन पत्तियों को वो क्या करती है, उड़ा के ले जाती है। सो मेक देम फ्लाई। नेक्स्ट है 84, द वेस्ट विंड इज प्रिजर्वर बिकॉज।
ठीक है। तो शैली ने इस वेस्ट विंड को क्या कहा है, प्रिजर्वर कहा है और डिस्ट्रॉयर भी कहा है। तो प्रिजर्वर किस चीज़ की है ये, प्रिजर्व मतलब आपको पता है सेफ रखना किसी चीज़ को। तो क्या सेफ रखती है वेस्ट विंड, कीप्स द लीव सेफ, डिपॉजिट सीड इन द सोइल, ब्रिंग रेन, बारिश को लाती है, अपरूट प्लांट, किस चीज़ की प्रिजर्वर है, सो डिपॉजिट सीड्स इन द सोइल, सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जब ये हवा चलती है तो बीज होते हैं उड़ के वो सोइल के अंदर दफन हो जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि ये उन बीजों की प्रिजर्वर है। बाद में जब बारिश आती है तो वो बीज क्या है, पौधा, नया प्लांट बन जाते हैं। नेक्स्ट है 85, व्हाट टाइप स्टाइल ऑफ पोइम इज माई लास्ट डचेस। ठीक है, माई लास्ट डचेस है वो किस तरह की पोइम है, व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज माई लास्ट डचेस। ठीक है, हैकू, फ्री फॉर्म, ड्रामेटिक मोनोलॉग, बैलड। सो माई लास्ट जजेस क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द ड्यूक्स लास्ट डचेस, जो लास्ट डचेस थी ड्यूक की, उसके साथ क्या हुआ था। सो इसी ड्यूक ने उसका मर्डर कर दिया था। ओके, तो वो बता रहा होता है यहाँ पे, जो दूसरा एक राजा एक यहाँ पर एक मैसेंजर आया हुआ होता है इसके लिए रिश्ता लेकर, तो उसको बताता है वो मेरी रानी कैसी थी। ठीक है, तो वो बताता है कि ही गेव कमांड, उसने आदेश दिया अपने मतलब नौकर चाकर जो होते हैं उनको, एंड हर स्माइल स्टॉप टुगेदर, और उसकी जो स्माइल थी उसको एक साथ क्या कर दिया, मैंने रोक दिया, क्योंकि वो सबसे स्माइल करके बात करती थी। तो ये जो चीज़ है ड्यूक को अच्छी नहीं लगती थी, उसको जलन होती थी कि सबसे क्यों स्माइल करती है ना, इसको केवल मेरे से स्माइल करनी चाहिए। तो इसने क्या किया कि अपने जो भाई सैनिक होते हैं उनको आदेश दे दिया कि मार तो जाके, मर्डर करवा दिया था इसने बेसिकली। सो डी इज द राइट आंसर। और राइटर कौन है इसके लास्ट डचेस के, आपको पता होगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है 87, जॉन मिल्टन डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड एज अ प्रीसियस बीन। ठीक है, जॉन मिल्टन ने एक जगह ये फ्रेज यूज़ किया है प्रीसियस बीन, अपनी पैराडाइज लॉस्ट बुक, पैराडाइज जो लॉस्ट है उसकी बुक सेकंड के अंदर, जो बताता है, मतलब किसका एग्जाम्पल है वो, डेक्टाइल का, ऑक्सीमोरॉन का, एंजामबैंड का या जिग्मा का। तो ये ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल है, क्योंकि प्रीसियस बेन क्या हो गया, प्रीसियस मतलब होता है आप बहुत ही बेशुमार कीमती, और बेन मतलब होता है जहर, तो जहर कीमती कैसे हो सकता है, तो ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है 88, मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू, मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो कितने पार्ट्स में, कितनी बुक्स में डिवाइड है, सो 12 बुक। ठीक है, 12 बुक्स के अंदर ये डिवाइड है। फर्स्ट टाइम इन्होंने इसको लिखना शुरू किया था 1658 में। ठीक है, याद रख लेना पहली डेट, दूसरी डेट कंप्लीट हो गया 1665 में, एंड 1667 में इसको इन्होंने पब्लिश करवाया था। जब फर्स्ट टाइम इसे पब्लिश करवाया था तो 10 बुक्स में करवाया था, लेकिन सेकेंड इसका जब एडिशन आया तो इसको 12 बुक में इन्होंने पब्लिश करवाया इन 1674 में। ठीक है, ये सारी बातें आप याद रखना। नेक्स्ट है 89, व्हाट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ पोएम विच हैज़ बीन अराउंड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। तो वो कौन सी पोएम, मतलब पोएम का ये कौन सी पोएम का प्रकार है जो 1000 ईयर से हमारे साथ है, यानी सबसे पुरानी फॉर्म पूछी है आपसे पोएम की, वो कौन सी है। सो वो एलेजी है, एपिक पोएम है, फ्री वर्स, बैलड, सो एपिक पोएम। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आपको पता है हमारे इंडिया में रामायण महाभारती हजारों साल पुराने ग्रंथ हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब एपिक हैं, एपिक में हैं ये। ठीक है, पोइट्री की फॉर्म में है। तो सिमिलरली इनकी भी पुरानी पुरानी जो पोएम है वो एपिक की मतलब एपिक हैं, होमर वगैरह ने लिखे थे, जो ट्रोजन वार वगैरह। नेक्स्ट है 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट फिक्सियस स्टोरी दैट इज प्रेजेंटेड टू टीच अ रिलीजियस प्रिंसिपल, सिंपल ट्रूथ और मॉरल लेसन। ऑप्शंस हैं आपके, प्रोज, ट्रिकस्टर टेल, पैराबल, सीरियल। सो ऐसी फिक्सियस स्टोरी जो आपको मॉरल प्रोवाइड करे दैट इज कॉल्ड पैराबल, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 91, आई हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो जब से वो लिख रहा है, मतलब लेटर लिख रहा है, लेटर लिखने का काम कब से कर रहा है, वो सुबह से कर रहा है, जब से उसने नाश्ता किया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, टेंस है ये।
92 है ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, तो हैड बीन, ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया यहाँ पे। कहाँ है पास्ट, ये रहा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 93, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, मतलब इंग्लिश कब से सीख रहे हो तुम, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया ना, हैव यू, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 94, द प्रोटागोनिस्ट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज, ग्रेट एक्सपेक्टेशन का प्रोटागोनिस्ट का नाम क्या है, बोज, पेप, डेविड, ओलिवर, ठीक है, तो ये सारे जो करेक्टर हैं ये डिकेंस के हैं, बट ग्रेट एक्सपेक्टेशन का जो प्रोटागोनिस्ट है वो है पिप, सो बी इज द राइट आंसर, केम इन 1861। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, द न्यू बाय हिज सोफोमोरिक रिमार्क्स दैट ही वाज स्टिल नेव इन द फील्ड, ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके कैजुअल, अनपालाटेबल, इग्नोरेंट, इमेच्योर, सो दे न्यू बाई हिज सोफोमोरिक रिमार्क्स दैट ही इज स्टिल नेव इन द फील्ड, तो नेव का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इमेच्योर, वो अभी भी क्या थे, इमेच्योर थे, सो इमेच्योर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 96, they shunned him because he was a lecherous man who always looked for an opportunity to cheat others, ठीक है, सो यहाँ पे आपको लेचरस का मीनिंग बताना है, सो लीचरस इज अ मैन हु ऑलवेज लुक्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू चीट अदर, सो ये जो लीचरस होता है ना, ये एक तरह का एक लीचर टाइप का व्यक्ति होता है, ऐसे आप ध्यान रखो, अच्छा व्यक्ति नहीं होता, बहुत ही कामुक टाइप का, काम वासना से भरा हुआ होता है, कोई फीमेल देखी नहीं कि उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, दूसरों को चीट करने की कोशिश करता है, इज़ नॉट अ गुड पर्सन, सो लेचरस का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा लस्टफुल, ठीक है, वासना से भरा हुआ। एंड कनिंग तो आपको पता है चालाक होता है, डिसेप्टिव धोखेबाज हो गया, डिसऑनेस्ट आपको पता ही है। नेक्स्ट है 97, कंप्लीट द सेंटेंस, जस्टिस सोज प्रॉब्लम ऑफ, जस्टिस अ प्ले बाई जॉन गाल्सवर्दी, ठीक है, जस्टिस किसका प्ले है, गाल्सवर्दी का, विच केम इन 1910, 1910 में आया था, ठीक है, इसमें किसकी प्रॉब्लम को दिखाया गया है, इंग्लिश लीगल सिस्टम, ठीक है, इंग्लिश का जो कानून व्यवस्था है, लीगल सिस्टम है, उसको इसके अंदर दिखाया गया है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 98, हाउ डज शैली इन हिज ऑड टू वेस्ट विंड कंपेयर हिमसेल्फ टू द विंड, कि कैसे शैली अपने आप को ऑड टू द वेस्ट विंड में, ऑड टू द वेस्ट विंड से अपने आप को कंपेयर करते हैं, वो कहते हैं एज टीमलेस, स्विफ्ट एंड प्राउड, सो बी इज द राइट आंसर, मतलब वो उस हवा से ये कहते हैं कि वेस्ट विंड, मैं भी तुम अपनी जवानी के दिनों में, हालांकि अभी भी बूढ़े नहीं हुए हैं, शैली कौन से बूढ़े हो गए हैं, 32 साल की उम्र में तो मर ही गए थे बेचारे, एक है ना, तो वो कहते हैं कि मैं भी पहले जब तुम्हारे जैसा था, मतलब यंग था, मतलब 18-19 की बात कर रहे होंगे, कि मैं जब यंग था तो मैं तुम्हारी तरह टेमलेस था, स्विफ्ट मतलब होता बहुत तेज था, एंड प्राउड, और प्राउड से भरा हुआ था, जैसे अभी वेस्ट विंड के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उन्हीं क्वालिटीज़ से वो अपने आप को तुलना करते हैं कि पहले मैं भी ऐसा था, बट अब क्या है कि जीवन की रूपी इन कांटों से, मतलब जो जीवन का जो भार है उससे मैं थक चुका हूँ, और अब मैं ब्लीड करता हूँ कि जीवन के जो कांटे हैं वो मुझ में चुभते हैं, और उनकी चुभन से मेरे अंदर से अब वो खून निकलता है, जो लास्ट की लाइन है वो ऐसी है, तो वो यही कह रहे हैं कि पहले मैं भी ऐसा था, अब तुम मुझे अपने जैसा बना लो फिर से। 99 है, इन ऑर्डर टू रेज द कंपनी प्रॉफिट द एम्प्लॉयज डिसाइड टू रेज द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, डिमांड 2 एडिशनल इंक्रीमेंट, रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू इम्प्लीमेंट अ न्यू वेलफेयर स्कीम, ऑफर टू वर्क ओवर टाइम विदाउट एनी कंपनसेशन, ठीक है, तो जो कंपनी का प्रॉफिट रेज करने के लिए एम्प्लॉय क्या करेंगे कि ओवर टाइम वर्क करेंगे विदाउट एनी कंपनसेशन, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 100, मोहन कुड डू वेल इन हिज फाइनल एग्जामिनेशन बिकॉज, तो जो मोहन है वो अपने फाइनल एग्जामिनेशन में क्या कर पाया, वेल अच्छा करा उसने, क्योंकि ही ऑलवेज अवॉइडेड स्टडी, अगर ये तो गलत हो जाएगा, अगर वो स्टडी अवॉइड करता तो अच्छा कैसे कर पाता, तो ये गलत है। ही वॉज रेगुलर विद हिज स्टडी, वो अपनी स्टडी के साथ रेगुलर था, हाँ ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जब रेगुलर था वो अपनी पढ़ाई कर रहा था, इसीलिए तो उसने अच्छा किया, सो बी इज द राइट आंसर। सी वाला देख लो, ही डिड नॉट पे अटेंशन इन द क्लास, जब अगर वो ऐसा करता तो फिर कहाँ पास होता। ही वॉज नोन टू बी नोटोरियस इन द स्कूल, स्कूल में नोटोरियस था, ठीक है, तो भी नहीं कर पाता।
तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 101, द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ शी सैड, उसने कहा यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस इज। तो जो इनडायरेक्ट नरेशन है इसका क्या बनेगा, सी सैड, ठीक है, सी सैड का सी सैड ही रहेगा, आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस इज, तो इसका बन जाएगा सी सैड टू मी दैट आई हैड नॉट ब्रोक माई प्रॉमिस। तो ये गलत हो गया ना, आई हैड नॉट क्यों होगा, जो मस्ट होता है ना उसका मस्ट मस्ट ही रहता है, अनचेंज रहता है मस्ट। शी टोल्ड मी, हाँ ये वाला हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट, है ना, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट आ गया, है ना, आई आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यू है ना, तो जब उसने मुझसे कहा है तो ये जो यू है यहाँ पर, ठीक है, ये जो यू, ये आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो गया होगा, तो शी टोल्ड मी दैट आई मस्ट नॉट ब्रेक माई प्रॉमिस, और फिर माई किसके अकॉर्डिंग लगता है, आई के अकॉर्डिंग, ठीक है, पजेसिव में, तो मस्ट का मस्ट ही रहता है, हैड नॉट नहीं होगा, तो ये वाला गलत हो गया, ये सही है आपका, क्योंकि यहाँ पे भी शुड दे दिया है, यहाँ पे भी शुड दे दिया है, तो शुड वुड नहीं होगा, मस्ट का मस्ट ही रहता है। बाकी आगे आपको ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट वगैरह देख लेना चाहिए, तो बस वो ठीक ही है। नेक्स्ट है यहाँ पे 102, इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शी शेड टू द बॉय हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट टू अर्न, ठीक है, उसने बच्चों से कहा कि हाउ मच, तो पहले तो सेंटेंस देखो इसके अंदर क्या है, ठीक है, यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क लगा हुआ, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव मार्क्स है, तो हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट टू अर्न, तो डू लगा हुआ है यहाँ पे, यानी सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है, हमने पहचान लिया। अच्छा, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे सैड है, तो सैड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है सैड का, आस्क्ड, तो ये हो जाएगा सी आस्क्ड द बॉय, उसने बच्चे से पूछा, लड़के से पूछा, हाउ मच डिड ही एक्सपेक्टेड टू अर्न, हो जाएगा यहाँ पे सी आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड सही है, आस्क्ड द बॉय सही है, हाउ मच डिड भी सही है, ही एक्सपेक्टेड टू अर्न, तो ये गलत हो गया, डिड के साथ आप देखो ना यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं आ सकता ना, V1 आता है। फिर है यहाँ पे सी आस्क्ड द बॉय हाउ मच डिड ही एक्सपेक्ट, ये सही हो जाएगा क्योंकि डिड के साथ V1 आती है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड ही एक्सपेक्ट टू अर्न, सो बी वाला सही हो जाएगा। सी आस्क्ड द बॉय हाउ मच ही, ये तो गलत है, शी आस्क्ड द बॉय हाउ मच डज, ये भी गलत है, क्योंकि डू का डज थोड़ी होगा, वो तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाता है, ठीक है, सो बी आपका करेक्ट। फिर यहाँ पर है द करेक्टली पंचुएटेड वर्जन, है ना, जो करेक्ट पंचुएशन है यहाँ पर वो बतानी है, तो ही आस्क्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेदर आई हैड रिटन माई एक्सरसाइज, ही आस्क्ड मी वेदर आई, ये सारे सब में सेम ही है, जो सही वाला है ना वो ये हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेदर। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थोड़ी आता है, और जब इनडायरेक्ट होता है उसी में तो हम वेदर लगाते हैं, जो कनेक्टर होता है वो कहाँ लगता है, इनडायरेक्ट में, तो ये इनडायरेक्ट है, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन माई एक्सरसाइज, उसने मुझसे पूछा कि मैंने अपनी एक्सरसाइज लिख ली है या नहीं, तो ये वाला सही हो जाएगा, तो इसमें कोई पंचुएशन मार्क नहीं लगेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 104, द अटैक ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज ए रिट्रोगेड स्टेप, तो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उस पर जो अटैक करने का जो स्टेप था वो रिट्रोगेड था, मतलब अच्छा स्टेप माना जाएगा उसको, तो प्रोग्रेसिव था, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 105, हाउ लॉन्ग डिड द स्टिंग ऑफ द पैशन लास्ट इन नजीम एजिकल पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, तो हाउ लॉन्ग मतलब समय पूछा जा रहा है आपसे, कि जो पॉइजन है ना, जो पॉइजन का जो असर था उसकी माँ के ऊपर, ठीक है, नजीम एजिकल एक पोइट हैं, उन्होंने एक पोएम लिखी है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ठीक है, बिच्छू की रात, तो बिच्छू ने उनकी माँ को काट लिया था, है ना, और जो जहर था उसका जो असर था ना उनकी माँ पे लगभग 20 घंटे तक रहा था, बाद में उतर गया था, तो 20 आवर्स आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 106, विच सेक्शन ऑफ अ रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ टाइटल ऑफ रिपोर्ट, नेम ऑफ द ऑथर, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेट, ठीक है, तो जो रिपोर्ट लिखी जाती है ना, तो
जो टाइटल होता है रिपोर्ट का, टाइटल ऑफ रिपोर्ट, वो कहाँ लिखा जाता है, और जो ऑथर है, लिखने वाला है, उसका नाम कहाँ लिखा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की संस्था के द्वारा लिखी गई है वो रिपोर्ट, वो कहाँ लिखा जाएगा। तो ये सब कुछ टाइटल पेज पर लिखा जाता है, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर, याद रखना ये टाइटल पेज पर। और जो लेटर होते हैं ना, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, उनका जो सैल्यूटेशन वगैरह होता है, ग्रीटिंग, ये कहाँ लिखा जाता है, बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है ना, ये सब कुछ उसको एक बार देख लेना। क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये एलटी के पेपर में। नेक्स्ट है यहाँ पर 107, अ स्टेंजा ऑफ 8 iambic पेंटामीटर ऑन द पैटर्न ऑफ ए बी ए बी ए बी सी सी इज नोन एज, ठीक है। सो 8 लाइन की iambic पेंटामीटर की जो लाइन होती है, स्टेंजा होती है, ये इस पैटर्न में होगी, जैसे ए बी ए बी ए बी, ठीक है। तो 6 लाइन हो गई है, 1 2 3 4 5 6, और 8 पूछा है इन्होंने, है ना, और फिर लास्ट में आएगा सी सी। तो ये जो पैटर्न है स्टेंजा का, ए बी सी सी, ये है ना आपका ऑटेमा राइमा का राइम स्कीम होती है। ऑटेमा राइमा एक ऐसी मतलब स्टेंजा होती है 8 लाइन की, जिसकी राइम स्कीम होती है ए बी सी सी, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। और आइम्बिक आप समझते ही हो, आइम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। नेक्स्ट है 108, एनानॉर्सिस इज अ टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग। तो आपको पता है कि एरिस्टोटल हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। अरस्तु ने एक अपनी बुक लिखी थी पोइटिक, इसमें इन्होंने कुछ टर्म दिए थे ट्रेजेडी से रिगार्डेड, जैसे कि आपको पता है हेमेरेशिया, पेरिपीटिया एंड ये जो होता है परगेशन, नहीं सॉरी, कैथारसिस एंड एनानॉर्सिस, ये 4 टर्म दिए थे इन्होंने। तो सबका एक अपना अपना इंडिविजुअल मीनिंग है। तो एनानॉर्सिस जो है ये यहाँ पर, एनानॉर्सिस का मतलब होता है द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय प्रोटागोनिस्ट, ठीक है। तो ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि वो मोमेंट जिसकी जो मतलब प्रोटागोनिस्ट को पहचान हो जाती है। एनानॉर्सिस मतलब होता है पहचान करना। पहचान किस चीज़ की, उस पॉइंट की पहचान करना, उस मोमेंट की पहचान करना जो अभी तक उसको नहीं पता था, वो पॉइंट उसको पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ओथेलो, आपने देखा होगा, ओथेलो में वो जो है, ओथेलो अपनी वाइफ डेस्डिमोना को स्ट्रॉन्ग मतलब तकिए से मुंह दबा के उसका मार देता है ना, उसके यागो के कहने पर, ठीक है, आउट ऑफ ज्वेलसी। एंड बाद में क्या होता है कि उस जो इमीलिया होती है, यागो की जो पत्नी है, वो उसको सच बताती है कि योर वाइफ इज इनोसेंट, उसने कुछ भी नहीं किया। अब उसको क्या होता है, एनानॉर्सिस, मतलब वो पॉइंट जो छुपा हुआ था, जो उसे पता नहीं था, वो उसको पता चल जाता है। तो ये होता है एनानॉर्सिस, ठीक है। ये हो गया। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे 109, व्हाट डज द इडियम बी ऑल एंड एंड ऑल मीन। इसमें इडियम का मतलब क्या है, द होल एंड द सोल, ठीक है, द होल एंड द सोल कंप्लीटली, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 110, द मीनिंग ऑफ द इडियम टू कीप वन शर्ट ऑन, किसी की शर्ट पकड़ लेना एक तरह से, ऐसे मान लो, टू कीप वन शर्ट ऑन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि टू कंट्रोल वंस टेम्पर। आपने किसी की शर्ट, किसी कॉलर को पकड़ लिया, उसको, है ना, जैसे आपने गुस्से में पकड़ा किसी का कॉलर, तो आपने क्या किया, उसका जो टेम्पर है, उसका जो मूड है, अपने कंट्रोल में कर लिया। सी इज द राइट आंसर, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे 111, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सारे वर्ड गलत दे रखे हैं। ग्रामर देखो, आपको पता है ना, ग्रामर की स्पेलिंग में डबल एम आता है, GRAMMAR, है ना। तो ग्रामर, हेवन, HAVN, सारे गलत दे रखे। मैकावर, मैकावर में क्या होता है, BRE ऐसे होता है, BRE ऐसे, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। हेवन, HAVEN, हेवन सही है, बस यहाँ पे सी वाली। नेक्स्ट है 112, स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। तो पुशिलैनिमस की स्पेलिंग आपको बतानी। तो पुशिलैनिमस में डबल एल आता है, ठीक है, डबल एल, मतलब PUSI, एस सिंगल, फिर डबल एल आ जाएगा यहाँ पे, है ना, पुशिलैनिमस। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 113, इन द सेंटेंस हंगर सेट मिजरेबली इन द इनफॉर्मल सेटलमेंट देयर इज द यूज ऑफ। अब यहाँ पर आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछा है कि कौन सा है, सिनीडॉकी है, यूफीमिज्म है, ट्रांसफर एपिथेट है, पर्सोनिफिकेशन है। तो सिनीडॉकी नहीं है, यहाँ पर हंगर सेट। देखो, आपने देखा होगा, राम सेट, राम बैठता है, मोहन सेट, मोहन बैठता है, राम स्टैंड, राम खड़ा होता है। तो ये किसके मूवमेंट है, ये एक व्यक्ति के मूवमेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हंगर सेट, हंगर बैठता है। हंगर मतलब क्या है, हंगर, हंगर बैठ सकता है क्या। तो ये क्या है, एक
नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है हंगर, ठीक है, ह्यूमन नहीं है। तो जो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को जब ह्यूमन ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर मतलब जोड़ा जाता है उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। यानी कि हंगर को यहाँ पे पर्सन मान लिया इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन हुआ। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर विच डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द लाइन सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, कि जो सक्सेस है ना उसको स्वीट काउंट किया जाता है बाय दोज उनके द्वारा हु नेवर सक्सीड, जो कभी सक्सीड नहीं हुए हैं। तो इसमें क्या है इस लाइन में, हाइपरबली, एम्बिगुटी, कंसीट, पैराडॉक्स, कौन सा डिवाइस यूज हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पैराडॉक्स का यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है 115, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद अ फ्रेजल वर्ड, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। डिड यू रिफ्यूज द ऑफर, क्या तुमने ऑफर रिफ्यूज कर दिया था। तो इसके लिए आपको एक फ्रेजल वर्ब चूज करनी है यहाँ पर, टर्न डाउन, ब्रेक डाउन, सेट ऑफ और पुट ऑफ। तो पुट ऑफ माने बुझाना होता है, ब्रेक डाउन माने टूट जाना, लड़खड़ा जाना, ठीक है। सेट ऑफ माने कुछ शुरू करना होता है शायद, लेकिन इसका जो राइट आपका जो आंसर बनेगा वो टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है टर्न डाउन का मतलब होता है कोई चीज को रिजेक्ट करना, ठीक है, ठुकराना। अब यहाँ पे देखो पैसेज है, रीड द गिवन पैसेज, द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो देखो ये जो पैसेज होता है ये आप ही को करना पड़ता है, क्योंकि मैं आपको इसका कोई ट्रिक नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग हम उसके बेस पर कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे मैडम पैसेज भी कराइए, मैं यहाँ करा दूंगी तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, कि उस टाइम जो पेपर होगा उस समय आपका जो मूड होगा उसी पर वो डिपेंड करता है। क्योंकि इसके क्वेश्चन 5 नंबर का, 5 या 6 नंबर का होता है, इसमें से 2-3 ही क्वेश्चन सही होते हैं, सबके गलत ही हो जाते हैं, है ना। और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना। लेकिन मैं इसका थोड़ा ट्रिक बता दे रही हूँ, ठीक है। इसका ट्रिक है ना ये रहता है कि जैसे अगर आपने मान लीजिए पेपर कर लिया, अब ये इतना बड़ा पैसेज है तो इसको आप पढ़ोगे कैसे, है ना, इसमें टाइम लगेगा। तो अगर आपको पता करना है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है तो आप फटाफट से क्या करो, सबसे पहले ना क्वेश्चंस रीड कर लो, क्वेश्चंस पे जाओ। अब देखो यहाँ के क्वेश्चन शुरू हो गए 116 से 120, ठीक है, 116 से 120 पैसेज के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो 116, द थीम ऑफ रवि वर्मा फेमस पेंटिंग वर। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि रवि वर्मा की जो फेमस पेंटिंग थी उसकी थीम क्या थी। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई कि यहाँ पे कोई रवि वर्मा है और उनकी पेंटिंग की बात हो रही है इस पैसेज के अंदर, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को पढ़ लो। ही वॉज स्पेशली एबल टू एक्सेस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इन द पोजेशन ऑफ, तो ठीक है, तो वो क्या थे, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट का जो पोजेशन था उनके पास उसको एक्सेस करने में वो एबल थे। नेक्स्ट है यहाँ पर 18, एज ही मैच्योर्ड इन हिज क्राफ्ट रवि वर्माज स्किल वॉर इन्फ्लुएंस्ड बाई, जैसे कि वो अपने काम में, मतलब क्राफ्ट मतलब होता है जो जिस काम में उनको स्पेशलिटी थी पेंटिंग बनाने में, तो वो किससे इन्फ्लुएंस थी, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। फिर 19 पे आ जाओ, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हिज स्टाइल इज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू गॉडी एंड सेंटिमेंटल मीन्स, तो उनकी जो स्टाइल थी, मतलब पेंटिंग बनाने की जो कला थी उसको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि वो गॉडी थी और सेंटिमेंटल ज़्यादा थे उसमें। तो ये पूछा जा रहा है किसने किया। फिर यहाँ पे 120, ठीक है, तो इन द एक्सट्रैक्ट आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द एपिक मीन ही वॉज इंटरेस्टेड इन, तो वो किस में इंटरेस्टेड थे ये आपको बताना है। तो आप इतना तो समझ गए ना कि रवि वर्मा नाम के कोई इंसान थे, वो पेंटिंग बनाते थे, वो किससे इन्फ्लुएंस थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई आपके माइंड में। अब आप फटाफट से क्या करोगे कि एक रीडिंग मारोगे पैसेज पे जाके, और जैसे ही आपको लगे कि कोई चीज़ क्वेश्चन से मैच कर रही है फटाफट से उसको अंडरलाइन कर लोगे। पेपर में करने का मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ। तो देखो, राजा रवि वर्मा वॉज द इंडियन किंग एंड पेंटर हुज पेंटिंग ब्रॉट अ मोमेंटस टर्न इन इंडियन आर्ट। तो राजा रवि वर्मा क्या थे, एक इंडियन राजा मतलब इंडियन किंग थे और एक पेंटर थे। उनकी जो पेंटिंग थी वो एक मोमेंटस टर्न इंडियन आर्ट में लेकर आई, मतलब भारत की जो इंडियन मतलब आर्ट है उसको उन्होंने एक उसमें मूवमेंट ला दिया।
हिज वर्क ऑन ग्रेट इंडियन एपिक्स रामायणा एंड महाभारत। तो उनके जो वर्क्स थे वो उनके जो मतलब पेंटिंग वर्क क्या थे, उनके पेंटिंग बनाते थे ना वो, तो वो किस पे थे, रामायण और महाभारत। ब्रॉड द ओमनी प्रेजेंट डिटीज टू द सराउंडिंग ऑफ अर्थली वर्ल्ड। तो आप देखो कि उनकी थीम हमें एक्सप्लोर करनी है क्या थी, तो आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लो कि रामायण और महाभारत पे उन्होंने अपनी पेंटिंग बनाई। फिर दिस शोड excellent fusion of Indian traditional art with European realism। ठीक है, this painting influenced future generation artists, also influenced the literature and films। उनकी जो पेंटिंग थी उन्होंने जो फ्यूचर जनरेशन है उसको इन्फ्लुएंस किया, आर्टिस्ट को भी इन्फ्लुएंस किया और लिटरेचर और फिल्म को भी। His representation of mythological character has become a part of the Indian imagination of the classics। उनका जो पेंटिंग्स में मतलब रिप्रेजेंटेशन था वो मिथोलॉजिकल करेक्टर का था, क्योंकि वो रामायण और महाभारत लिख रहे थे ना, तो रामायण और महाभारत पे जब वो अपनी पेंटिंग बना रहे थे तो उसमें मिथोलॉजिकल करेक्टर आ जाएंगे। और हिज स्टाइल इज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू गॉडी एंड सेंटिमेंटल। तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, अभी हमें आ गया ध्यान, तो यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लो कि उनकी जो स्टाइल थी वो फॉर बीइंग टू गॉडी एंड सेंटिमेंटल के लिए क्रिटिसाइज की गई थी, इसका मतलब आपको बताना है। फिर है आपका रवि वर्मा वाज बोर्न ऑन April 29, 1848 in Kilmanur Palace in Kerala। Ravi Verma was brought up in an environment of art and culture। तो जो रवि वर्मा थे वो ऐसे इन्वायरमेंट में पले बड़े थे जो आर्ट और कल्चर का था, यानी ये सब कुछ उन्हें अपनी विरासत से मिला था। ठीक है, एट द एज ऑफ 7 he started painting the figures of animal act and scene from daily life on the wall with charcoal। as he grew up, जैसे ही वो बड़े हुए, he was exposed to the famous painting of इटालियन पेंटर। लेकिन वो धीरे धीरे पहले बचपन में, मतलब इसका मतलब ये है कि बचपन में क्या था कि वो जो बच्चों की तरह से पेंटिंग करते थे, जानवरों की पेंटिंग बना दी उन्होंने, ठीक है, ऐसी चारकोल से। और जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने इटालियन पेंटर्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। Here he was using indigenous paint made from leaves। अब यहाँ पे वो indigenous paint का मतलब ये है कि वो जैसे नेचुरल जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब नेचुरल कलर होते हैं ना, उनको यूज़ करते थे, जैसे लीव्स, फ्लावर, इनको मिक्स एंड मैच करके, इनको पीस कर, जैसे हर्बल दवा नहीं होती हैं उनको ऐसे ही मिक्स करके कलर बनाते थे। He enhanced his creativity while listening to the music of veterans, watching Kathakali, a folk dance, from going through the manuscript। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ अंडरलाइन कर लो। प्रिजर्व इन एंशियंट फैमिलीज, लिसनिंग टू द आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एपिक। अब आप समझ गए कि रवि वर्मा क्या थे, क्या पेंटिंग्स करते थे वो, ये सब। तो ऐसे करके पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन से आपको एक हल्का सा आइडिया लग जाएगा, फिर आप पैसेज को पढ़ो, फिर अगेन आप इस पर आ जाओ। देखो इतना टाइम नहीं है ना, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा दिया आपको, सॉरी, बट ऐसे ही होता है पैसेज। तो उसको समझ लो आप, उसका फिर देख लो कि इसमें क्या चीज़ बताई जा रही है, तो थोड़ा सा आइडिया वाइडिया लगा के, थोड़ा सा अपना सेंस लगा के अपने आंसर दे दो। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा था थीम ऑफ रवि वर्मा फेमस पेंटिंग वॉर। अब इनकी थीम क्या थी रवि वर्मा की पेंटिंग्स की? ठीक है, तो इनकी जो पेंटिंग्स थी ना, उनकी जो थीम थे उनमें फीमेल फिगर्स थे, उन पर ये ज़्यादा ध्यान देते थे, तो डी आपका आंसर हो जाएगा 116 का। नेक्स्ट है 117, ही वॉज स्पेशली एबल टू एक्सेस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इन द पोजेशन ऑफ। ठीक है, हिस्टोरी डॉक्यूमेंट का जो पोजेशन है उसको एक्सेस कैसे कर सके वो? नेशनल म्यूजियम दैट क्यूरेट दैम, सर्टेन इंडिविजुअल फैमिलीज हु इनहेरिटेड हिम। क्योंकि वो राजघराने से थे ना, ये सब उनको विरासत में मिला था, ये हमने अभी पढ़ा था पैसेज में। तो आपका जो आंसर बन जाएगा ना वो सी बनेगा। 117 का सी है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 117 का सी आंसर। ऐसी फिर 118 आ गया यहाँ पे, एज ही मैच्योर इन हिज क्राफ्ट रवि वर्मा स्किल वर इन्फ्लुएंस बाय। जब वो मैच्योर हो गए तो उनकी जो आर्ट है वो किससे इन्फ्लुएंस हो गई? तो इटालियन आर्टिस्ट, हमने पढ़ा था ना पैसेज में कि जब बचपन में वो एनिमल्स वगैरह की पिक्चर वगैरह बनाते थे, लेकिन जब वो बड़े हुए ग्रू अप तो वो इटालियन आर्टिस्ट इनको एक्सप्लोर करने लगे, तो इटालियन आर्टिस्ट से इन्फ्लुएंस थे वो। ठीक है,
एंड फिर है 119 ही स्टाइल इज क्रिटिसाइज फॉर बीइंग टू गॉडी, ये हमने पढ़ा था पैसेज में, एंड सेंटिमेंटल मीन्स दैट हिज वर्क वॉज करेक्टराइज बाय, तो उनकी जो स्टाइल थी वो गॉडी थी, सेंटिमेंटल थी। इसका मतलब क्या है कि उनके वर्क जो हैं वो करेक्टराइज्ड किए गए। इस मतलब गॉडी मतलब होता है भड़कीला, मतलब बहुत जिसमें तड़क भड़क होती है, चमकीला, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग कलर का वो यूज़ करते थे। एंड इमोशनली अपीलिंग, और जो इमोशन को अपील करते हैं, ऐसे सेंटिमेंटल होते थे उनकी पोइट्री में। ठीक है, सेंटिमेंट माने क्या होता है, भावनाएं, तो इमोशनली अपीलिंग, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। फिर है यहाँ पे 120 इन द एक्सट्रैक्ट आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द एपिक मीन्स ही वॉज इंटरेस्टेड इन, तो वो किस में इंटरेस्टेड थे, तो हमने पढ़ा पैसेज में यूनिक रेंडरिंग ऑफ ओल्ड मिथोलॉजी। ठीक है, ओल्ड मिथोलॉजी जैसे रामायण है, महाभारत है, इन चीज़ों को ये अपनी पेंटिंग्स में उतारा करते थे, तो बी इज़ द राइट आंसर। सो ये आपका हो गया पैसेज। आज मैंने पैसेज भी करा दिया है, तो आप लोग इसी तरीके से पैसेज को कर लेना उसमें एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम होता नहीं है, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ के अपना आइडिया, मतलब गलत मत करना, तो जो आपको लग रहा हो कि बिल्कुल एक्यूरेट है तभी करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, सो ये यहाँ पे आपके आंसर दे रखे हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन इसमें दी नहीं है, एक्सप्लेनेशन मैंने खुद से आप लोगों को दी है सारे क्वेश्चंस की, जितना मुझे आता है मेरी नॉलेज के आधार पर। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हो गए। यहाँ पे आप अपना जो है पैसेज के क्वेश्चंस हैं, आंसर हैं, उन्हें मैच कर लो, ये सब दे रखे नीचे। ठीक है, सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रैक्टिस सेट 4 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इफ़ यू लाइक माई सेशन एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग, प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच।